लाहौर, सुबह खैर। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, सुबह के 9:05 का वक्त हो गया है। हमारा और आपका साथ पूरे 2 घंटे तक जारी रहेगा, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत से अहम इश्यूज पर हम डिस्कशन करनी है। लेकिन अभी मैं आपको बताती चलूं कि बहुत से लोगों को शौक होता है गार्डनिंग का, अपने आसपास पौधे उगाते हैं, पौधे लगाते हैं। लेकिन दुनिया का जो सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिल में उगता है। मोहब्बतें बांटते रहा करें और मोहब्बत के पौधे लगाते रहा करें और मोहब्बत का इजहार भी लाजमी किया करें। मोहब्बत का इजहार अपनों का ख्याल रखकर भी किया जा सकता है। वैसे भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है। ऐसे में कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी किया करें, अपनी जान की भी हिफाजत करें और जो अपने प्यारे हैं उनकी भी हिफाजत करें। मास्क का लाजमी इस्तेमाल कर लें, उसको लाजमी पहना करें और समाजी फासले का भी ख्याल रखा करें। फासला सिर्फ समाजी होना चाहिए, दिलों में फासला नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो एक ही रोज के दौरान 15 मरीज दम तोड़ गए। अस्पतालों के ICUs में मरीजों की शरह 73% से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के पेश नजर NCOC के गुज़श्ता होने वाले इजलास में पंजाब के कुछ अजला में तालीमी इदारे 28 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया था। लेकिन NCOC के कल होने वाले इजलास में इन छुट्टियों में इजाफा करते हुए 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया है। NCOC की जानिब से मजीद पाबंदियां भी आयद की गई हैं, जबकि कुछ लोगों की जानिब से इस फैसले पर तनकीद भी की जा रही है। ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है, मुल्क में कोरोना की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर खालिद वहीद साहब हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जिस तरह ये कोरोना की जो तीसरी लहर है ये तेजी से फैल रही है, आपको क्या लगता है ये जो बरतानवी वायरस है जो यहाँ पर पहुंचा है, या फिर लोगों ने जो एहतियात करना छोड़ दी थी उसकी वजह से केसेस में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है? जी, मैं तो ये कहूँगा कि जी ये दोनों बातें बहुत हद तक ठीक हैं। ठीक है। रिसर्च से जो हम कर सकते हैं उससे साबित ये हुआ है कि इस वक्त जो लहर चल रही है जी, वो वेरिएंट जो है वो चेंज वेरिएंट है, जो हमारे पिछले साल वायरस आया था। और इसको नाम दिया जा रहा है कि ये UK वायरस है, 117B के नाम से इस वायरस को जाना जाता है। और इस वायरस की तबाहकारियां बहुत शिद्दत के साथ जारी हैं। इस वक्त अगर हम देखें पिछले 10-15 दिनों के अंदर केसेस की तादाद इतनी बढ़ गई है कि हम लोग खुद जो है बहुत परेशान है। तमाम अस्पताल हमारे चौक हो चुके हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों। इसके अलावा लाहौर क्योंकि एपी सेंटर है, तो इसमें इस वक्त लाहौर में तो बहुत बुरी हालत है। पूरे पंजाब का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि तकरीबन दूसरे मुल्कों से भी, दूसरे इलाकों से जो पाकिस्तान के, बहुत सारा इन्फ्लक्स लाहौर की तरफ हो रहा है। तो लाहौर इस वक्त शदीद मसाइल का सामना फेस कर रहा है, मेडिकली भी और अदरवाइज भी। और इसमें दूसरी वजह जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है कि लोगों ने भी एहतियात करना बिल्कुल छोड़ दी। गवर्नमेंट ने भी कुछ रिलैक्सेशन स्कीम ज़ाहिर है वो करनी थी। उसके बाद शादियां, हमारे पिछला सीजन बहुत ज्यादा था, वो उससे जो हमारे पास केसेस आते हैं अक्सर हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें यही पता चलता है कि हम तो शादी अटेंड करने गए थे। और अब पूरी की पूरी फैमिलीज जो है ना वो इन्वॉल्व। रात भी मैंने एक पेशेंट देखा, कहते हैं हम 16 मेंबर तमाम के तमाम कोरोना से पॉजिटिव हुए और हम शादी में गए थे, शादी पे गए थे। तो कॉमनली जो प्रॉब्लम आ रहा है वो शादियों से आ रहा है। उसके बाद जितनी भी गैदरिंग्स हैं हम अभी तक उसको काबू नहीं कर सके। लोग अभी भी इनकार करते हैं कि कोरोना कोई है ही नहीं। इतना तबाहकारी के बावजूद अगर ये हमारा एटीट्यूड है तो मेरा ख्याल है हम इससे मजीद नुकसान ना उठा लें। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से जो SOPs दे दिए गए हैं उसको फॉलो करने चाहिए। और हमारा भी फर्ज बनता है, गवर्नमेंट का भी फर्ज बनता है कि उन SOPs को हम फॉलो करवाएं। गैदरिंग्स को बिल्कुल लिमिटेड करें। मास्क का इस्तेमाल इसमें सबसे अहम है, वो करना चाहिए। अब आपने भी देखा होगा, पब्लिक में हमने भी देखा है, मार्केट में भी कहीं पे भी नहीं हो रहा, कोई हैंड सैनिटाइजेशन नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोग इकट्ठे बैठे हैं, 10-15 लोग इकट्ठे बैठे हैं। तो ये हालात तो ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं और हमें आइंदा आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि इसकी शिद्दत भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें पहले तो हम कहते थे कि भी बड़े लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को बीमारी हो रही है, अब तो यंगर एज ग्रुप के हमारे पास आ रहे हैं। और पता नहीं क्या वजह है कि सिम्टम्स मरीज को बहुत ज्यादा नहीं होते, जब हमारे पास पहुंचते ऑक्सीजन चेक करते हैं तो 50-60 पे जा रही होती है। तो ये हालात बहुत मुश्किल पैदा किए हुए हैं। डर यह है कि खुदा ना खास्ता ऑलरेडी जो मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है वो शॉर्ट हो चुकी हैं। जिस तरह खून को पतला करने की दवाई क्लेक्सिन है वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है अब।
उसके बाद तो क्या जो जब दूसरी वेव आई थी तो उसमें भी कहा जा रहा था कि ये अपनी शक्ल जो है चेंज कर रहा है, तो क्या तीसरी लहर में भी इसने अपनी शक्ल चेंज की है? सिम्टम्स कोई नए आए हैं या वही सिम्टम्स है? देखिए, वायरस का तो ये खासा है शुरू से कि ये अपने आप को शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट करता रहता है। इसने अपने आप को इंसान के अंदर दाखिल करके उसकी खुलियों में जाना होता है। अगर इंसान इम्यूनिटी डेवलप कर ले तो वायरस अपनी शक्ल चेंज करके फिर घुसने की कोशिश करता है। पहली सर्च के बाद दूसरी में चेंज आई और अब तो कहा जा रहा है कि 17 किस्म की जेनेटिक चेंजेस हैं इस वायरस के अंदर। अच्छा। और जो 3 हैं वो बहुत ज्यादा काम करें, उसमें यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट। पाकिस्तान में इस वक्त माहिरीन का कहना यह है कि जो यूके वेरिएंट है वो अपनी तबाही मचा रहा है। और पर मैं ये बात करूंगा कि सिम्टम्स तो तकरीबन वही हैं, क्योंकि बेसिकली जो नमूनिया है या फेफड़ों की जो मुतासिर होने की शरह है वो बहुत ज्यादा है इस वायरस की वजह से। और ऑर्गन भी लोग अब डायरिया के साथ भी आ रहे हैं जी, और बुखार होना कोई बहुत जरूरी नहीं नजर आ रहा लोगों को। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि कुछ सिम्टम्स थोड़े बहुत आते हैं और उसके बाद एकदम सैचुरेशन डिक्रीज करना शुरू हो जाती है मरीज की। और कई मरीज तो इस हालत में आते हैं कि हम अगर उनको प्रेशर के साथ भी ऑक्सीजन दे तो हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो इस वायरस में फैलने की जो ताकत है वो भी बहुत ज्यादा है और जो बीमारी करने की शिद्दत है वो भी बहुत ज्यादा है। और ओल्डर एज या जिन लोगों को पहले बीमारी थी वो तो इफेक्ट हो ही रहे हैं। उसके अलावा मैंने ये देखा कि यंगर एज ग्रुप में और आप कुछ बच्चों में भी इसके असरात पाए जा रहे हैं। ये थर्ड वेरिएंट जी, थर्ड वेरिएंट में। और ये पिछले 15 दिन में आप खुद देख रही हैं कि जो केसेस की तादाद वो बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो मुझे बताइए जो फर्स्ट और सेकेंड वेव थी, थर्ड वेव उससे कितने ज्यादा रेशो में ज्यादा है मरीज, कितने इफेक्ट हो रहे हैं? फर्स्ट वेव में तो हम अभी पूरी तरह तैयार ही नहीं थे जी। हम लोगों ने सीखना शुरू किया हमने उस पर काबू जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो बड़ी मेहरबानी हुई और बड़ी मेहनत की, गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया और उस पर हम काफी हद तक काबू पाने में। जब वो नीचे आया तो साथ ही सेकंड वेव शुरू हो गई, क्योंकि मौसम साजगार हो गया, लोगों ने बदएहतियाती शुरू कर दी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया कि जी कुछ नहीं होता कोरोना से, फिर वो सर्ज गई एक। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो आपने देखा जनवरी में, दिसंबर के एंड के बाद हल्का हल्का कम होना शुरू किया। पर अब तो ये मार्च के शुरू से जो केसेस है वो इतने बढ़ गए हैं कि हर तरफ परेशानी ही परेशानी, और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मेजर लेने पड़ रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है इसको बहुत जरूरी है, लेना चाहिए। और सर जो ये स्कूल्स भी बंद किए गए हैं कोरोना की वजह से, क्या आपको लगता है ये दुरुस्त फैसला है? जी जी, बिल्कुल दुरुस्त फैसला है जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अगर समझाया जा रहा है और वो पाबंदी नहीं कर रहे तो हमारे पास या गवर्नमेंट के पास कोई और हल नहीं रहता। हम अगर आप हॉस्पिटल्स का दौरा करें तो हम तो रोज वहां पे बैठे हैं, तो एक मरीज के साथ जो कि उसके साथ 15-15 लोग साथ आ रहे हैं और जो कि बिल्कुल एहतियाती तदाबीर को नहीं चल रहे। जहां तक रही स्कूलों की बात, तो वायरस ने तो ये नहीं देखना ना कि बच्चों को है, बड़ों को है, किसको हो रहा है। तो वायरस फैलने के चांसेस बच्चों के जरिए, फिर घरों में बड़ों को, उनके बुजुर्गों को तो बहुत ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत अहम है कि स्कूल को तो फिलहाल टोटली बंद रखा जाए। लेकिन कुछ लोग इस पे भी तनकीद कर रहे हैं सर कि जब आप लोगों ने शादी हॉल्स को आउटडोर पाबंदी हटा दी है, 300 लोगों के साथ शादी की तकरीब करने की इजाजत दे दी है, तो स्कूल में भी थोड़ी तादाद में बच्चे जा सकते हैं। जी जी, ऐसे अगर एसओपीज बनाए जाए हो तो सकता है ऐसा, पर मैं अभी भी आपको ये कहा कि इसमें बेहतर यह है कि हम जरा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें। शादियों जो पाबंदियां जो पहली वेव में किया था ऐसे करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम नुकसान ना उठाएं। स्कूलों को अगर इस तरीके से बंद किया जा रहा है तो मेरे ख्याल शादी हॉल्स पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। कम से कम एसओपीज को तो फॉलो करें। नंबर ऑफ जो गैदरिंग है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को कम किया जाए। होटल्स में इसकी पाबंदी बड़ी सख्ती से पाबंदी की जा रही है, इसको और सख्त किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये एक जिन मुल्कों ने इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ उसमें सबसे अहम चीज यही है कि उन्होंने गैदरिंग्स को मना किया, 4-5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। और इसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ट्रीटमेंट अपनी जगह है, पर ट्रीटमेंट वो स्टेज है जब यूं समझे कि वक्त गुजर चुका होता है, बड़ा मुश्किल है। जिसको नमूनिया हो गया अब हमें नहीं पता कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि डेफिनेट ट्रीटमेंट अभी तक इसका कोई नहीं है। ठीक है, जो है वो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, अवेलेबल है पाकिस्तान में। तमाम का तमाम ट्रीटमेंट जो अमेरिका में अवेलेबल है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो कोशिश तो की जाती है, पर जब उसके फेफड़े इन्वॉल्व हो गए, खून में जमाव आना शुरू हो गया और ऑक्सीजन कम होगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्यों ना हम उस स्टेज पे जब मरीज अभी बीमार नहीं हुआ तो उस वक्त काबू करें, और उसके लिए वही मैयर जो सारी दुनिया कह रही है। एग्जैक्टली वही एसओपीज हैं जो जिसको बारहा हम लोग कहते हैं कि आप उस पे जो है एसओपीज का ख्याल रखें, तभी आप खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। और सर मुझे बताइए, जिस तरह कोरोना सबसे पहले फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, अटैक करता है, तो जिनके पहले ही फेफड़े मुतासिर हैं किसी ना किसी मसले की वजह से, बीमारी की वजह से, उनके लिए कितना खतरनाक है ये? देखिए, फेफड़े तो मुतासिर ज़ाहिर है, लोगों को एस्थमा भी है, सीओपीडीज भी हैं और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, बेशुमार बीमारियां ऐसी हैं
कि जिसमें फेफड़े ऑलरेडी मुतासिर होते हैं, अगर वो अपनी दवा को मुस्तसल तरीके से लेते रहे तो मेरा ख्याल इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा। पर देखने में जितनी भी रिसर्च एक साल में हुई है उसमें ओल्ड एज 60 साल से ज्यादा, वो लोग जिनको डायबिटीज है, वो लोग जो और सख्त किस्म कैंसर का इलाज हो रहा है, कैंसर की बीमारियां हैं, या जिनको मोटापा है, उन लोगों को ये ज्यादा हमला कर रहा है, या जिनको दिल की बीमारियां हैं उनमें ये ज्यादा देखा गया। और शराब इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कम हुआ होता है, तो उसमें ही ज्यादा अटैक है, और शराब उसमें ही ज्यादा। और इस तरह जो फेफड़े के लोग हैं, अगर वो अपना इलाज प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, जिनको दमा है या सीओपीडी है या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो उसमें भी चांसेस ये ज्यादा हैं कि उनमें अटैक करेगा, और खुदा ना खास्ता हमारे लिए सबके लिए मुश्किल हो सकती है। तो वो लोग हजरात खास तौर पर जो ओल्ड एज में हैं और जिनको ये बीमारी है, वो घर में अपने आप को महदूद रखें। ठीक है। और अगर कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फौरी तौर पर एक मुस्तनद डॉक्टर से रजू करें, ताकि उनका फौरी और बर्वक्त इलाज किया जाए, ना कि उस स्टेज पे हम जाएं कि जिसमें इलाज करना मुश्किल हो जाए। और सर, अगर वैक्सीन की बात की जाए, अब जो वैक्सीन लग रही है साइनोफार्म चाइना ने जो हमें दी है, तो पहले तो डॉक्टर्स का अगर पहले मरहले की बात की जाए तो डॉक्टर्स तजब्जुब का शिकार थे, उनकी क्या वजह थी, वो क्यों नहीं लगवा रहे थे? लेकिन जी बहुत सारी मिथ्स हैं वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि हमारा ख्याल है, एक्सपर्ट का ख्याल ये है कि ये बिल्कुल गलत है। हेल्थ केयर वर्कर्स को गवर्नमेंट ने देनी शुरू करी। इनिशियल जब आई तो लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स भी शामिल थे, खासतौर पे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स में ख्वातीन जो थी उनमें ज्यादा कंसर्न था कि ये इनफर्टिलिटी कर देगी, ये रिएक्शन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। पर जो वैक्सीन जब मार्केट में आती है, FDA से अप्रूव होती है, तो वो एक मुसलसल प्रोसेस के बाद आती है। एक वैक्सीन को 10 साल लगते हैं, पर ये वैक्सीन 2 साल के अंदर, साल 1.5 साल के अंदर आ गई है। तो मेरा ख्याल है कि साइंटिस्ट का बहुत इसमें अहम रोल है। इसमें जितने भी ख्यालात हमारी मिथ्स है वो तमाम गलत है, 100% महफूज है, 100% महफूज है। साइनोफार्म तो डेड वायरस से बनाई गई है, जो चाइना अब तक हमारे मुल्क में लग रही है। तो इससे किसी किस्म का रिएक्शन होना, या खुदा ना खास्ता DNA का चेंज होना, या इनफर्टिलिटी होना, या किसी और किस्म का रिएक्शन हो जाना, बिल्कुल अनहोनी सी बात है। बहुत कम देखा गया। पाकिस्तान में भी इसके ट्रायल हुए, चाइना में ट्रायल हुए, यूएई में ट्रायल हुए, सारी दुनिया में ट्रायल हुए, तो बहुत शदीद किस्म के रिएक्शंस बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा। उसके थोड़े अरसे के बाद हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी लगवानी शुरू की, और मीडिया में फिर इसकी जब आया कि डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, तो अब 60 साल से ऊपर लोगों को आपने देखा कि रश शुरू हुआ, और लोगों ने इस तरफ माइल होना शुरू हुए। लोगों का रवैया कैसा आपको देखने को मिल रहा है? जी, वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे लोग अब काफी ज्यादा तैयार है मेरे ख्याल पर। फिर भी हमें क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं कि जी मुझे ये रिएक्शन था, हम लगवाएं ना लगवाएं, ये करें, हमला है ना लगवाएं। तो गवर्नमेंट ने SOPs दे दी हैं जिन हजरात को लगाना है, जिन हजरात को नहीं लगाना। पर मेरा ख्याल है कि जहां हम SOPs की बात कर रहे हैं, अब सबसे अहम SOP एक ये भी होगा कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जो अवेलेबल है, जिसको अवेलेबल है, मौका मिलता है उसको वैक्सीनेशन जरूर करवाई जाए। पर अगर किसी को कोई इम्यूनिटी की वजह से शदीद बीमारी है, तो वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि हम लगवाएं या ना लगवाएं। मैं जाती तौर पर यह कहूंगा कि वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, और ये एक बड़ा अहम प्रोटेक्शन का तरीका है, और हमें अपनी 70 से 80% को पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। अगर हमने इस ट्रांसमिशन को चेन को रोकना है, तो वैक्सीनेशन मेरा ख्याल है सबसे। क्या इतनी मिकदार है? क्योंकि माहिरीन यही कह रहे हैं कि जब तक 70% जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाती, तब तक ये फैलाव नहीं रुकेगा। तो हमारे पास वैक्सीनेशन की इतनी मिकदार है कि हम 70% लोगों को लगा सकते हैं? हमारे पास तो वैक्सीनेशन इतनी नहीं आई। गवर्नमेंट ने कोशिश की, जो आ गई है वो खत्म भी हो जाती है, फिर उसके बाद आ रही है। आपने खुद देखा होगा कि चाइना से हमें फ्री वैक्सीनेशन आ रही है, और अब गवर्नमेंट ने मुआहदा भी कर लिया है। कुछ लोगों को मेरे ख्याल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, वो कुछ पैसे देकर और लोग लगवा लेंगे। पर मेरा ख्याल है इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत अहम है। हम क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत गरीब है, ज्यादा जिनको ये लगनी है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सस्ते दामों या फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दें। क्योंकि अब हमें जो नजर आ रहा है कि वैक्सीनेशन ही शायद एक जरिया हो सारी दुनिया में, जिससे हम इस बीमारी को काबू पाने में और वैक्सीनेशन के कितनी देर बाद आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं आपके जिस्म में? ये बड़ा अहम सवाल है जी। लोग समझते हैं कि मैंने पहली डोज लगवा ली तो मैं इम्यून हो गया। ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है। पहली वैक्सीनेशन की डोज लगने के बाद जिस्म के अंदर 2 से 3 हफ्ते में हल्की फुल्की एंटीबॉडीज बनती हैं। पर जब दूसरी डोज लग जाती है, जो हमारे पास अवेलेबल, जब मैं डबल डोज की बात कर रहा हूँ, तो कम से कम सेकंड डोज लगने के बाद भी हमें 2 से 3 हफ्ते चाहिए कि एंटीबॉडीज इस मिकदार में पैदा हों कि वो इम्यूनिटी डेवलप कर सके। तो SOPs को फिर भी फॉलो करना है कि हम वैक्सीनेशन लगवा लें। वैक्सीनेशन का एक ज़हन में ये जरूर रखिए कि ये आपको 100% वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करती। हाँ, ये शदीद बीमारियों से तकरीबन 95 से 100% प्रोटेक्ट कर लेती है। जिस शख्स ने वैक्सीनेशन लगवाई होगी, उम्मीद ये है कि उसको शदीद किस्म की बीमारी, नमूनिया या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होएगी।
तो क्या उसको दोबारा कोरोना हो सकता है? जी, कोरोना हो सकता है, ट्रांसमिशन तो चलेगी ना जी, ये तो नाक में वायरस आता है, मुंह में वायरस आता है, वो चल सकता है। हाँ। बट वैक्सीनेशन का मकसद ये होता है, आपने पहले भी वैक्सीनेशंस देखी, हाँ, वो इसलिए लगाई जाती हैं कि उस बीमारी की वजह से शदीद जो हमला है बीमारी का ना हो। जिस तरह टीबी के लिए हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, कोशिश ये होती है कि टीबी की वैक्सीनेशन अगर लग जाए तो उसमें कोशिश कम से कम शिद्दत की बीमारी हो। इसी तरह वायरस की बीमारियों में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन हर साल लगाई जाती है या निमोनिया की वैक्सीनेशन लगाई जाती है। तो वो हजरात जो वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं वो शदीद किस्म के उस बीमारी के हमले से बच जाते हैं। तो यहाँ भी यही सोचा जा रहा है, जो तजर्बा हुआ उसमें ये हुआ कि जिनको वैक्सीनेशन लगी वो बहुत सारे लोग उसमें से उस शिद्दत की बीमारी से बच गए जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगी। ठीक है, तो फिर वही बात है कि वैक्सीनेशन का लगवाना बहुत शदीद किस्म की बीमारी से रोक लेगा और जानलेवा जो स्टेज आ जाती है उससे हम बच पाएंगे। पर ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इससे नहीं रुकता, क्योंकि एक मरीज के नाक और गले में अगर वायरस बैठा है तो वो दूसरों को फैला सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात करने की जरूरत है, अगर वैक्सीनेशन भी लग जाए। छोड़ना, एसओपीज नहीं छोड़ना और वैक्सीनेशन जरूर करवानी है। और जो शदीद बीमारियां जिनको लाहिक हैं, जिस तरह दिल की बीमारी हो गई या गुर्दों की बीमारी हो गई या जो ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, इस तरह के क्या वो भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं या पहले उनको अपने डॉक्टर से रिजू करना पड़ता है? देखें, एक बात तो इसमें बड़ी क्लियर है कि ये बीमारी उन पे ज्यादा हमला करती है, जैसे हमने पहले बात की, जिसमें इम्यूनिटी कम है। और वो कौन से मरीज हैं जिनको डायबिटीज है या कोई दवाइयां ले रहे हैं या कैंसर का मरीज है या दिल का मरीज है, तो बाहर तो मुल्कों में सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको लगाई गई, ठीक है, ताकि वो इस बीमारी से महफूज हो चुके। पर फिर भी कुछ बीमारियां ऐसी जिसमें शिद्दत के साथ इम्यूनिटी कम हुई होती है, तो उन बीमारी के लोगों को अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए कि वो कब लगवाएं। सपोज अगर कोई मरीज कैंसर का वो कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उस दौरान उसको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी। एक खास ड्यूरेशन के लिए कीमोथेरेपी को रोका जाएगा, फिर वैक्सीनेशन होगी। ये डिसाइड डॉक्टर करेगा उसका। ठीक है जी, ये इस तरह चलना चाहिए। ठीक है जी। प्रोफेसर खालिद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और जनाब, हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से कि कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है और जो तीसरी वेव है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और सर का भी यही कहना था कि एहतियात बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन लगवाइए, लेकिन उसके बाद भी एहतियात करना बहुत ही ज्यादा जरूरत है उसकी हम लोगों को। जनाब, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब नाजरीन, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए खतरा बनती जा रही है। आप भी ज़मीनी और फजाई आलूदगी हमारी जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब कर रही है, जिसकी एक बड़ी वजह वेस्ट की रिसाइकलिंग और मुनासिब डंपिंग ना होना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ये मसला बार बार उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी कौम एक बासलाहियत कौम है और अगर पाकिस्तानी कुछ करने की ठान ले तो वो काम करके ही छोड़ते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की जानिब से केले के तनों, वेस्ट और इस्तेमाल शुदा कपड़ों के इस्तेमाल से कपड़ा बनाने का ऐलान किया गया है। वाइस चांसलर डॉक्टर मंसूर सरवर ने यूईटी लाहौर फैसलाबाद कैंपस के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को खसूसी हिदायत जारी करते हुए चेयरमैन टेक्सटाइल डॉक्टर मोहसन की सरबराही में एक खसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है, जो इस अहसन काम को सरअंजाम देगी और केले के रेशे को कॉटन और सूत के साथ मिलाकर एक नई किस्म का धागा तैयार किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी खालिस्तान पाकिस्तान की होगी और इस पर मेड इन पाकिस्तान का लोगो लगाया जाएगा। इस पर कितना काम हो चुका है, ये सब कैसे मुमकिन होगा और ये धागा कब तक दस्तयाब होगा मार्केट में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टेक्सटाइल डॉक्टर मोहसिन है। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, अल्लाह का शुक्र है जी, हम लोग ठीक हैं। सर, मुझे बताइएगा, ये जो मुनफरिद कॉन्सेप्ट था ये किसका था कि ये केले के तने और वेस्ट से जो धागा बनाना है? जी, जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट क्लीन, ग्रीन और पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान का इनिशिएटिव है, जिसको हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंसूर की ने डायरेक्शंस दी हैं कि उन प्रोजेक्ट्स पे R&D की जाए जो कि पोल्यूशन फ्री पाकिस्तान की जानिब हमें लेके जा सकें। और इसके तहत हमने फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यूटी लाहौर फैसलाबाद कैंपस में R&D टीम तश्कील दी, जिसको मैं खुद लीड कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे कोलीग डॉक्टर आमिर और हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट उबैदुल्ला अली और अहमद मुईन है। और हमने ये कंसेप्ट लिया कि बजाय कि कोई एक्सपेंसिव यान बनाया जाए, क्योंकि क्यों ना लोकल वेस्ट से
एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाई जाए। और उसको देखते हुए फिर हमने जो केले का पौधा है जो उसका तना या तो फेंक दिया जाता है या उसको आग लगा दी जाती है जिससे वो फर्दर पोल्यूशन क्रिएट करता है, उससे हमने ऑलरेडी सक्सेसफुली यार्न और फिर फैब्रिक बनाया है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा सर इस प्रोजेक्ट पर कितना काम हो चुका है, कब आप लोगों ने स्टार्ट किया था और कितना टाइम है इसमें अभी पूरा होते हुए? जी, इस प्रोजेक्ट पे हम 1 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपनी तमाम प्रॉपर्टीज और टेक्निकल मराइल से कंप्लीट हो चुका है। और हमने इसका ना सिर्फ धागा बल्कि कपड़ा, और उसमें ये भी मैं बताता जाऊँ कि हमने इसको कलर भी जो है वो नेचुरल डाई से किया है। नॉर्मली टॉक्सिक सिंथेटिक डाई समटाइम्स यूज होती हैं, हमने से नेचुरल डाई, तो ये कंप्लीट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड ये तैयार हो चुकी है और अब ये रेडी है कि हमारी इंडस्ट्री इसको यूज कर सकती है। लेकिन अगर सर बात की जाए पाकिस्तान में, तो अब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, इस पर काम हो रहा है। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया पर और कहाँ इस कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है? जी अच्छा, जैसे कि ये जो बनाना यार्न है या फाइबर है, ये दुनिया में ज्यादातर जो है वो हैंडीक्राफ्ट के तौर पे यूज होता है, क्योंकि ये जो यार्न है, ये धागा है, ये बड़ा स्टिफ होता है, ये कॉटन की तरह उतना सॉफ्ट नहीं होता। तो इस वजह से इससे बास्केट्स, रोप्स वो तो बनाई जा रही हैं या केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमने इनोवेशन की है वो ये है कि हमने केमिकल फ्री इसको एग्जिस्टिंग जो टेक्सटाइल की मशीनरी है जो हमारे पास भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में लगी हुई है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी अवेलेबल है, उसको यूज करते हुए हमने इसकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार की है। तो कितने चैलेंजेस दरपेश आए हैं आप लोगों को ये तैयार करते हुए? जैसे कि मैंने बताया कि इसके टेक्निकल इश्यूज थे, पहले के केमिकल फ्री इसको बनाना, फिर हमें हर मशीन पे, जिस तरह अगर हम यहाँ धागे को बनाने का प्रोसेस को देखें तो ये 5 से 6 डिफरेंट मशीन से गुजरता है और हर मशीन पे हमें चैलेंजेस आए, क्योंकि एक नया फाइबर था जो कि पहले इस तरह डिटेल में स्टडी नहीं किया गया था और लोकली स्पेशली, तो उसको फिर हमें हर जगह पे ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ी। तो फिर हमने उसका धागा बनाया और धागे के बाद हमने उसका कपड़ा बनाया, वहाँ पे भी हमें चैलेंजेस आए। और डाई करने के लिए हमारा पहले ही एक बड़ा इनोवेटिव प्रोसेस है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का कि हम नेचुरल डाई से डाई कर सकते हैं, उसको हमने यूज करते हुए फिर इसको जो है ना डाई किया और फिनिश प्रोडक्ट तैयार। और सर मुझे बताइएगा, थोड़ा सा फर्क हमें समझा दीजिएगा कि ये जो आम अभी जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है और जो आप लोग ये धागा बनाएंगे और ये केले के पत्तों से, वेस्ट से, इनमें क्या फर्क होगा इस कपड़े में? हाँ जी, अच्छा, बाकी क्योंकि इसे हम कॉटन के साथ ही ब्लेंड कर रहे हैं, हमने सक्सेसफुली जो है वो 15% तक कॉटन के साथ इसे ब्लेंड कर लिया है और बना भी लिया और कलर भी कर लिया है। इसके एडिशनल प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये कपड़ा जो है वो बेहतर फायर टार्डेंट होगा। ठीक है, यानी कि इसको आग जो है वो इतनी आसानी से नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल भी, आजकल कोरोना की वजह से और वैसे भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी वायरल की बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अभी हमने एंटी वायरल तो टेस्ट नहीं किया, लेकिन एंटी माइक्रोबियल जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो ये इसके, और इसकी शाइन भी अच्छी है, तो ये इसकी एडिशनल बेनिफिट हैं जो कि अगर हम सिर्फ कॉटन को यूज करें तो हमें काफी एक्सपेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है कॉटन के फैब्रिक को ये एंटी माइक्रोबियल और फायर टार्डेंट प्रॉपर्टी देने के लिए। तो सर हमें बताइएगा, ये जो फैब्रिक की जिस आप बात कर रहे हैं, ये कमर्शियल बुनियादों पर हम तक कब तक पहुंचेगा, कब हमें दस्तयाब होगा? जी, ये आपको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या साइंटिस्ट होते हैं, उनका काम होता है R&D करना। यूईटी ने पहले भी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो लाइसेंस की हैं। हमारे पास अब ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी है और हम इस इंडस्ट्री को इसकी ट्रेनिंग देने के लिए और इसको लाइसेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हमारे वाइस चांसलर की भी यही डायरेक्शन है कि यूईटी बीइंग द प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, उसको R&D में कंट्रीब्यूट करना चाहिए और वो कर भी रहे। तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर इंडस्ट्री ने इस प्रोडक्ट को यूज करनी है और इससे हमारी मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके और हमारे फार्मर को एक बेहतर कीमत मिल सके, तो हम इसको इंडस्ट्री में रोल आउट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सर मुझे ये बताइएगा, जिस तरह यूईटी आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के मंसूबों में हिस्सा लेती है और हम देख भी रहे हैं, तो मुझे बताइएगा रिसाइकलिंग के हवाले से यूईटी क्या क्या आगे प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है? हाँ जी, अच्छा, इसी के साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट है और इसकी वजह यही है कि हमारे पास बड़ी अच्छी यूईटी के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में R&D टीम्स हैं
और हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की टीम्स बनाई हुई हैं। हमने जो कपड़ा हम फेंक देते हैं, जब इस्तेमाल हो जाता है उसको डंप कर दिया जाता है, और कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो कि 100 साल तक भी बाद में बायोडिग्रेड नहीं होते। हमने क्या किया है कि हमने उनको रिसाइकल करके वैल्यू एडिड जो प्रोडक्ट है उसको बनाया है। इस टीम में, प्रोजेक्ट की टीम में फैकल्टी तो वही है जिसमें मैं और डॉक्टर आमिर हैं, जबकि स्टूडेंट्स में अम्मार, फरहान और इंशा शामिल हैं, जिन्होंने जो टेक्सटाइल फेंक दिए जाते हैं उसको फिर हम क्रश करके दोबारा फाइबर फॉर्म में लाते हैं और दोबारा ब्लेंड करते हैं, और ये भी हमने सक्सेसफुली इसका भी कपड़ा बना लिया है और इसको कलर भी कर लिया है, और ये भी अब टेक्नोलॉजी जो है ये मार्केट में यूज होने के लिए रेडी है, और हम इंडस्ट्री को ये देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे बताइएगा सर, जैसे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इस इंडस्ट्री में ये मंसूबा कितना कारआमद साबित हो सकता है, और रोजगार की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को इससे रोजगार मैसर होगा? जी, जहाँ तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात है, ये पाकिस्तान की बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और वो ऑलरेडी अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, और इंडस्ट्री को काफी प्रेशर भी है कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स और रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए। इसकी वजह से इस स्पेसिफिक टॉपिक पे थोड़ा सा वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा हेल्प होगी उनको R&D में कि वो इनको अडॉप्ट करें और ब्रांड्स की डिमांड जो है उसको कंप्लीट करें। और जब रॉ मटेरियल की डिमांड क्रिएट होगी तो ऑटोमेटिकली इससे बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा, बल्कि एक पूरी कॉटेज इंडस्ट्री बन सकती है, क्योंकि बनाना, जब आप इसके तने को जो कि हर फल के साथ जाया हो जाता है उसको आग लगाने की बजाय उससे फाइबर के निकालने के छोटे छोटे प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं, मैनुअल भी किया जा सकता है, या ऑटोमेटिक मशीनरी भी लगाई जा सकती है। तो ये एक कंप्लीट न्यू इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री बन सकती है, जो कि बहुत से लोगों को रोजगार दे सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे इस नए इनिशिएटिव के हवाले से जो UET नया मनसूबा लेकर आ रही है कि जी केले के तने से कपड़ा तैयार किया जाएगा, धागा एक मुनफरिद तौर से तैयार किया जाएगा, और इस पे काम भी जारी है और जल्दी ही हमें ये मार्केट में भी दस्तयाब होगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन साहब कि आपने हमें टाइम दिया है। जनाब, और भी बातें करनी है हमने, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिन पर हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, वतन से मोहब्बत का जज्बा इंसानी जज्बात का अहम तरीन हिस्सा होता है, और कोई भी शख्स अपना वतन छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन बाज़ औक़ात नागुज़ीर हालात की वजह से कुछ लोगों को अपना वतन भी छोड़ना पड़ता है। और जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहते हैं तो आप अपने मुल्क के सफ़ीर माने जाते हैं, आप अपने मुल्क का इमेज बनाते हैं, और कुछ लोग अपने मुल्क की इज्जत और वकार की अलामत बन जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत के साथ करवाने वाले हैं जो रहते तो फ्रांस में, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। दुनिया के 80 ममालिक में दफातर रखने के बावजूद सुकून लेने के लिए अपने वतन का रुख करते हैं, फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और उनका शुमार दुनिया के टॉप के फैशन डिजाइनर्स में होता है। ना सिर्फ वो खुद पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि उनके बेटे और बेटी का शुमार भी दुनिया के टॉप मॉडल्स में होता है, और वो हमेशा एक पाकिस्तानी के नाम से पुकारे जाते हैं। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है। मेरे साथ मौजूद है फ्रांस में मकीम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी नियाद फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी साहब। सर, मैं आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे सुबह सुबह बुलाया। सर, बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह आ गए हैं। मुझे सर ये बताइए, जो आपका सफ़र है, पहले पाकिस्तान से बाहर जाना, वहाँ पर मकीम होना, देन बैनुल-अक़वामी सतह पर अपना नाम बनाना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, कैसे सब कुछ मुमकिन हो गया? लाइफ ईजी नहीं होती। हाँ। लाइफ जो है ना बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से गया था सबको मेरी लाइफ स्टोरी का पता है, क्योंकि लॉट ऑफ बुक्स, फिल्म मेरी लाइफ पे बन चुकी है, फ्रांस में इंटरनेशनल बन चुकी है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स नहीं होते, ना आगे ना पीछे। अच्छा। तो पैसे भी नहीं होने, कभी कॉलेज जाना लेकिन सुबह काम करना, फिर कॉलेज भी जाना, पैकेट उठाने, अनारकली चले जाना, उधर शुजान फैक्ट्री चले जाना, उधर चले जाना। अच्छा। काम ढूंढने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो ना मेरे लिए एक रियल लाइफ है। आदमी को, इंसान को ऐसे ही करना चाहिए। मुझे याद है जब मैं ना, मेरी वाइफ यहाँ पे आई ना, तो नाउ आई एम डिवोर्स,
वो आई तो मुझे कहती मुझे तू दिखा कहाँ पे तू बड़ा हुआ था। मैं उसको ले गया दाता साहब, एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा था चप्पलों के बगैर, अच्छा छोटा सा ना। मैं कह ये देखो ये पहले मैं था। हाँ। दाता साहब गए तो वो लंगर मिल रहा था ऐसे ना, तो मैं कह ये देखा ये लाइन लगी हुई, कहती ये क्या हो रहा है। मैं कह यहाँ से मैं खाना खाने आता था। क्योंकि ना ये एक रियल लाइफ है, और रियल लाइफ में ना आदमी इंसान अपना अगर माजी भूल जाए ना, तो मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। ये अल्लाह की सब चीज़ें आनी देनी है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग मुझे बहुत कम जानते हैं। अच्छा। मुझे जानते हैं असल में अदर कंट्रीज में। हाँ। वहाँ पे फेस जानते हैं क्योंकि सब पिक्चर लेते हैं, सब जानते हैं। जहाँ वहाँ पे भी जब मैं गया था तो -10 टेम्परेचर था। अच्छा। बर्फ़ थी। मैं लंडे बाजार से एक कोट इतना लंबा से लेके गया हुआ था। पाकिस्तान होता है टेम्परेचर 50, वहाँ पे होता है -20। और कभी सोचा भी नहीं था ये बर्फ़ होगी। आदमी बर्फ़ देख के भी परेशान होता है, जूतों से पानी आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आदमी कर रहा है। और रहने के लिए कोई जगह नहीं है। एक दोस्त के पास रहता था, वहाँ से उन्होंने हॉस्टल से निकाल दिया मुझे। तो मैंने टच के सिर पे रखा, तो मेट्रो में चले गया। मेट्रो में जाके सोना, गार्बेज ढूंढना, कुछ खाने के लिए मिल जाए। और सबसे मुश्किल उनकी ज़ुबान भी आपको नहीं ना आती, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आनी शुरू आती है, उनको मुझे फ्रेंच नहीं आती। तो बस लाइफ फिर ऐसे शुरू की। कितने साल हो गए सर आपको? 35 ईयर। 35 इयर्स वहाँ पर मकीम होते हुए। तो मुझे बताइए फैशन की दुनिया में आने का फैसला कब किया? क्या नहीं मैंने किया नहीं, बचपन से। मजबूरी बन गई है? नहीं मजबूरी, हाँ मजबूरी भी बन सकती है, हो सकता है मैं रिक्शा ड्राइवर बन जाता, टैक्सी ड्राइवर बन जाता, ठीक है ना, तो गलत काम शुरू कर देता ये। लेकिन जब मैं यहाँ पे भी होता था तो मुझे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था। तो बाई चांस मैं चले गया था किसी ऑफिस फैशन वाले काम करने के लिए। पाकिस्तान में या उधर? नहीं उधर। अच्छा। मैं सफाई का काम करता था, तो लड़कियां फैशन बना रही होती, तो मैं चोरी आंखों से ऐसे देखता होता था फैशन बन रहा है। हाँ। तो बस फिर वो कोई 2 माह के बाद मैं काफ़ी तेज़ था, सफाई चीज़ें, सेलमैन बनने के लिए पैकेट उठा के अपने मालिक के साथ जाना, ऑर्डर लेके आना। तो आफ्टर 2 ईयर मैंने अपने ऑफिस शुरू किया, लेकिन मैंने मेहनत करता था 24 आवर। और मेहनत का फल हमें नजर आ रहा है सर। बस वो देख लेना, वो सब चीज़ें फैशन जो ना, इस फैशन यहाँ पे तो मैं जब फैशन मैं लेके आया था पाकिस्तान में। अच्छा। सारे फैशन वीक, फैशन स्कूल, ये लाहौर वाला मैंने बनवाया था। मुझे 17 इम्तियाज मिला था उससे ना जी, बिल्कुल। वो मैंने एक कोठी पे बनाया था स्कूल को। फैशन जब मैं लेके आया था सब मुझे कहते थे दर्जी। जब मैंने कराची में कॉन्सेप्ट नहीं था फैशन का, नहीं यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पूरी एक टीम लेके आया था 50 लड़कियों की फैशन शो करने के लिए, बाहर से पेरिस से कराची में। तो पहली दफा मैंने जो लड़कियों, आप जैसी लड़कियों को मैंने कहा आओ मॉडल बनो, तो वो डरती थी, मेरे पेरेंट्स ये। हाँ। और मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता था, क्योंकि मेरी नेचर हो गई थी बाहर की, मेंटल। औरतों को घर पे बैठाया हुआ है तो आदमी साहब बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने उन टीवी इंटरव्यू पे मैंने कहा आप सोच नहीं सकते अल्लाह मियां ने कितनी अच्छी खूबसूरत आपको औरतें दी हुई हैं, जिनको आप घर पे बैठा देते हैं। आपको बड़ा फख्र होता है आपके साथ कोई अच्छी लड़की चल रही है, जा रही है, सब आपको देख रहे हैं। इसमें कोई गलत माइंड नहीं होता, मतलब आदमी को दे रहा। अगर आपकी खूबसूरत वाइफ है तो अच्छी बात है ना, आपको प्राउड होना चाहिए ना, तो उसको छुपा के घर पे रखना ना। तो वो मैं उनको नहीं कहते हैं ना, औरत का एक फ्लावर के साथ भी टच नहीं करना चाहिए, उसको जेंटलमैन, उसको कॉफ़ी देनी चाहिए, सोफे पे उठ के उसको ओके आगे करना चाहिए, इसको कहते हैं जेंटलमैन एंड क्लास। और अगर सर बात की जाए पाकिस्तान में फैशन के हवाले से, तो आपको क्या लगता है फैशन के इंडस्ट्री में पाकिस्तान कहाँ पे वेरी कर रहा है, कहाँ पे खड़ा हुआ है, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में? पता है क्या, आदमी को एक सीड लेके ना मैंने सब चीजें करवा के मैं हो गया था पीछे। ठीक है, ये सब फैशन वीक, फैशन शो, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं होता था, मेकअप कैसे करना, लाइट कैसे करनी है। जब ये यूनिवर्सिटी फैशन डिज़ाइनर की मैंने बनवाई, फिर मैंने फ्रांस के साथ गवर्नमेंट के मैंने बनवा के, मैं हो गया सबको पीछे हो जाना चाहिए, ठीक है ना, आगे जाएं। मैं और चीज़ें करता हूँ, लेकिन अब जिसको मिलते हैं हर आदमी, मैं हूँ फैशन डिज़ाइनर, ठीक है। मुझे तो पहले दर्जी कहते थे, अब सब फैशन डिज़ाइनर बन गए। लेकिन फैशन डिज़ाइनर का काम होता है पूरी दुनिया में अपना नाम लेके जाए। फैशन में बड़ी चीज़ें होती हैं, कलर मैचिंग, फिटिंग, उसकी फिर कैसे किया। कब मैं गया हुआ था यूनिवर्सिटी लैंप में लेक्चर देने के लिए, उन्होंने पता नहीं, वो मुझे आज उनका मैसेज आया, पता नहीं कि 10,000 बच्चों ने वो देखा उसको ना। अच्छा। मेरा कल इंटरव्यू है ना, ठीक है। तो वो मैं बता रहा था फैशन करना चाहिए, फैशन में एक चीज़ नहीं आनी चाहिए। मैं फैशन करता हूँ, मैं
अपने घर मैंने सारे दुनिया में मैंने खुद ही बनाए हैं सारे, डिजाइन मैचिंग। मैं अपनी वाइफ के साथ गया लंडे बाजार, उसको बुरखा पवा के किसी से लेके, अच्छा। मैं क्या कपड़ा लेके, क्योंकि जो फैशन डिजाइनर होते हैं ना, एक बुरी चीज का भी ना खूबसूरत बना देता है, उसको कहते हैं फैशन डिजाइनर। वहां से हमने कपड़े लिए सोफे बनाने के लिए, वो सोफे बनाए घर के लिए, सब चीजें, इसको कहते हैं फैशन डिजाइनर, जो पूरी दुनिया में अपना नाम लेके जाएं। पाकिस्तान माशाल्लाह इतना खूबसूरत मुल्क है, और इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, यू डोंट बिलीव। मैंने पेंटिंग बनवाई है, देखे वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत है, कोई मेरे घर पे आता ना तो वो कहता है यार मुझे यकीन नहीं आता ब्रॉन्ज पेंटिंग कैसे बनी हुई है। तो इसलिए ना ये मुल्क कितना खूबसूरत है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए स्कूल कॉलेज चीज़ें बनाई जाएं, हम पाकिस्तान का नाम फिर बाहर लेके जाएं, उसका नाम बाहर रोशन करें। आप जैसे बना भी रहे हैं फैशन यूनिवर्सिटी आप बना रहे हैं, वो कहाँ तक पहुंचे, कितना काम मुकम्मल हो गया? मैं नहीं पहले मैं बना रहा था, फिर मैं कुछ यहाँ पे कुछ पोम हो गई, फिर मैं चले गया यहाँ से, फिर वो बस कुछ मसले बन गए, फिर मैं डिवोर्स हो गई। ज़मीन मैंने ली थी बेंदिया पे, अभी भी है वो मेरे पास। अब मैं बना रहा हूँ सिर्फ डिज़ाइनर फैशन डिज़ाइनर्स की यूनिवर्सिटी, लेकिन उस पे सारे बच्चे होंगे। जैसे ना कब मैं लेंथ में गया था तो मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी, जो बच्चों के पास पैसे भी नहीं होते हैं वहाँ पे जाते हैं फंड रेजिंग से पूरी दुनिया में। हम लोग जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये हमें सबको मिलके ऐसे करना चाहिए। जो मैं यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा ना वो होगी बिल्कुल 100% फ्री। ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने एक रोटी खानी है, मैंने दो मैं नहीं खा सकता। ठीक है, हाँ। तो मुझे बताइए जब ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान क्यों नहीं आते, क्या वजह है इसकी? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखें ना इतने पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं दुनिया में, क्योंकि मेरे ऑफिस है 80 कंट्री में। 80 कंट्री में अब तो कोरोना की वजह से आदमी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, वरना तो मैं एवरी वीक किसी न किसी मुल्क पे पहुंचा होता था। ठीक है ना। पाकिस्तान में पब्लिसिटी इज़ वेरी बैड। यहाँ पे जो ना पता है क्या, ओवरसीज पाकिस्तानी की लाइफ होती है बहुत मुश्किल लाइफ। ना वो इधर के रहते हैं ना इधर के रहते हैं, वो जाते हैं दरमियान। पाकिस्तान में फैमिली होती है, उधर अपनी लाइफ शुरू कर देते हैं। बेशक ऐसे ही। वो बेचारे इतनी मेहनतें कर 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 करके, ये कैमरा मैन इतनी मेहनतें कर 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 करके पैसे बनाएगा तो घर बनाएगा, उसको कोई कब्जा कर लेगा। ओवरसीज पाकिस्तानी ये डरे हुए हैं ना, उनके साथ बड़े फ्रॉड होते हैं। अच्छा, आपके साथ कोई हुआ ऐसा फ्रॉड? मेरे साथ भी हो चुका, लेकिन अल्लाह में ऐसा ना करे, क्योंकि अगर मेरे साथ मतलब मुझे कोई तंग करेगा या कोई गलत चीज़ करेगा तो मेरा तो वो फिर ना बड़ा मुश्किल मसला बन जाएगा। क्योंकि मैं तो ऑनरी कौंसल जनरल भी हूँ पाकिस्तान का, फ्रांस में एक किस्म का एम्बेसडर भी हूँ, फ्रांस में नहीं मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि मुझे ज़्यादा लड़कियाँ जानती हैं दुनिया में। ठीक है ना। तो वो ना तो हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं। तो मेरी तो यही अपील होगी, पाकिस्तान जो लोग हैं प्लीज़ जो ओवरसीज पाकिस्तान में आते हैं उनकी इज्जत करें, वो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं। ये लोग जो ये भी आपके पास काम कर रहे हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, मेरा दिल इनके लिए है। बिल्कुल ऐसे ये सर, जिस तरह आपने बताया कि 80 मुमालिक में आपके जो है ये पूरा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है माशाल्लाह, और हम चाहते हैं कि और भी ये फैलता जाए। तो जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो किस मुल्क में है, वो कहाँ पे मौजूद है? पेरिस में, इटली में, लंदन में, जर्मनी में, बेल्जियम में, रशिया में। मैं खुद रह चुका हूँ 4 दफ़ा। अच्छा। जज रह चुका हूँ, मिस रशिया के लिए, मिस इटली के लिए, मिस लंदन के लिए। अच्छा। फ्रांस के लिए मुझे बुलाते हैं जज के मतलब मिस कैसे बनानी है। ठीक है। तो मतलब आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइज भी मतलब लोग आपको पहचानते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम कर लिया। तो मुझे बताइए हमें पाकिस्तान में अभी फैशन इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए हमें? स्टेप वो करने चाहिए, नंबर 1 तो कॉपीराइट्स होने चाहिए। ठीक है। कॉपीराइट्स डिजाइनिंग के कॉपीराइट्स, कॉपीराइट यस, डिजाइनर के कॉपीराइट। जो आपने कपड़ा पहना हुआ है ना, जब मैं देखता हूँ सलवार कमीज, मतलब मैं तो इसको मानता ही नहीं, सलवार कमीज हमारी वतन की है सलवार कमीज, लेकिन इसको फैशन नहीं आदमी कह सकते। ठीक है। लेकिन ना फैशन में 10 चीजें चेंज होनी चाहिए। जो मैंने सूट पहना हुआ है इसकी 10 चीजें चेंज करके आदमी करे, अगर वो सेम वो बन जाएगा ना तो वहाँ पे वो सजा है, अदालत में लेकर उसको जुर्माना करेंगे, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। यहाँ पे मैंने बड़ी दफ़ा कहा इनको, मतलब कॉपीराइट्स इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। लेकिन जो भी आपने फैशन करना है ना, अगर आपने अपना नाम बनाना ना, ये सर अल्लाह ने दिया हुआ है, इससे आप खुद इसको बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप जैसे सर फलाही कामों में भी बड़ा हिस्सा लेते हैं, तो कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके?
मैं काफ़ी चीज़ों में हिस्सा लेता हूँ। हाँ। क्योंकि एक चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए लाइफ में ना। अगर आप लाइफ में एक कंपनी बनेगी, एक चीज़ करेंगे ना, तो कल वो कंपनी बैंकरप्ट हो या कुछ हो जाए तो आप तबाह हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एक चीज़ नहीं करता, हज़ारों चीज़ें मैं करता हूँ, सबको पता है इसका। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके बच्चे भी इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता है? मेरे बच्चे, क्योंकि उनकी माँ अमेरिकन थी, वो फैशन थी, बड़ी बड़ी मशहूर टॉप मॉडल थी उस ज़माने में ना, तो वो बच्चे। लेकिन मेरी बेटी जो टॉप मॉडल है दुनिया में, शनल की मॉडल है, पूरी दुनिया उस पर होती है सारी प्रेस, लेकिन वो डॉक्टरी भी कर रही है 19। ना मैं और उसकी माँ ना डिवोर्स हो जाती है। हाँ। दिस इज लाइफ। लेकिन आपको ना अपना बच्चों के लिए ना आपको ऐसा रहना चाहिए, इकट्ठा रहना पड़ता है, इकट्ठा रहना चाहिए, रहना नहीं, लिविंग टुगेदर। नो, उसकी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, ठीक है ना। तो बच्चों के लिए आपको बिल्कुल इकट्ठा रहना चाहिए। मेरा जो बेटा है वो टॉप मॉडल है दुनिया का, लुई विटोन का, ठीक है ना। तो वो म्यूजिक भी करता है, उसने MBA भी किया हुआ है। अच्छा। नहीं, वो पढ़ने के लिए ना, ये अगर एजुकेशन आपकी मस्ट है, उसके साथ आप कुछ भी कर आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है। क्योंकि ये फैशन, ये सब चीजें ना खूबसूरती फिर खत्म भी होती जाती है ना, फिर दूसरों को चांस आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आदमी कहेगा जी बस ठीक है, खूबसूरती मुझ पे आनी, ये कभी खत्म ही नहीं होनी। ये ढलनी भी है, बेशक ढलनी भी है, बिल्कुल। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अप डाउन भी होने हैं। अगर आप सोचें बस ठीक है मैं बैठ गया हूँ जी, लॉटरी मेरी निकल रही है, पैसे आने शुरू हो गए हैं, मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो ऐसी चीजें नहीं होती। पाकिस्तान के फैशन ट्रेंड्स के बारे में क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान में 2 दफ़ा आया था, मुझे सिर साइकिल ने बुलाया था यहाँ पे ना, चीफ गेस्ट फैशन, जब फैशन वीक हुआ था। तो बिल्कुल बस ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में रह के अपना हम नाम नहीं बना सकते। हम दुनिया में जाना चाहिए ना, जैसे मैं पूरी दुनिया में सहूलियात नहीं है। नहीं है, अगर आप, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। हाँ। अगर आपने खूबसूरत डिजाइन बनाए हैं तो आपको पूरी दुनिया आपको मानेगी उस चक्कर में। देखना भी चाहिए पूरी दुनिया को। देखना भी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप मुल्क देखें ना, इतना बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, माशाल्लाह खूबसूरत, लेकिन हमें बाहर जाके भी अपना नाम बनाना चाहिए ना। मुझे तो लोग बाहर जानते हैं, पाकिस्तान में मुझे बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है ना। असल लोग तो मुझे वहाँ पे जानते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे सारी मीडिया मुझ पे होती है, मूवीज होती है, मुझे बुलाते हैं, चीफ गेस्ट करके मुझे बुलाते हैं। मेरी लाइफ पे मूवीज बनी है, उन्होंने मुझे पैसे देते हैं रॉयल्टी के लिए। कितना फख्र महसूस होता है सर कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बाहर जाके, उनका इमेज। ये ना, ये एक दिल है, पाकिस्तान कुछ भी है वो मेरा दिल आपका पाकिस्तान के लिए धड़कता है। बिल्कुल। लेकिन फ्रांस ने मुझे बड़ा कुछ दिया, उन्होंने मुझे, जब मैं यहाँ से गया था मैं तो रोता ही था ना। अच्छा। कोई लिफ्ट नहीं कराता था, सब कुछ नहीं। एक दुनिया जो ना, दुनिया बड़ी आर्टिफिशियल। जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप गुजर भी जाएंगे तो उसको सॉरी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आपका एक नाम बन जाएगा ना, तो आप गुजरेंगे भी तो उसको सॉरी कह देंगे। एग्जैक्टली। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लाइफ जो है ना, वो बिल्कुल ऐसे है। लेकिन अल्लाह मियाँ ने आपको एक ये सर दिया है सोचने के लिए। अल्लाह मियाँ कहता है सुनो, मैंने तुझे बना दिया है, कर दिया, अब तू खुद ढूंढ। अब मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं, लेकिन इंसान को इंसान समझ, उसको फ्रॉन ना समझ। ये सब चीजें मैंने तुझे दी हैं, मैं कल वापस भी ले सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ये हुस्न मैंने तुझे आज दिया है, कल मैं वापस भी ले सकता हूँ। ये लोगों को सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आपको पाकिस्तान में सितारे इम्तियाज से भी नवाजा गया है, उस बारे में बताइएगा। मुझे सितारे इम्तियाज पाकिस्तान से मिला, मुझे 10 कंट्री से मिला। अच्छा। माशाल्लाह। पाकिस्तान से जब मुझे सितारे इम्तियाज मिला था ना, बहुत इम्पोर्टेंट लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। अच्छा। तो मैं नंबर 1 तो मैं उसकी छत देख रहा था, प्रेसिडेंट हाउस की। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ। कभी सोचा भी नहीं था वहाँ सामने से कोई गुजर जाएगा, ठीक है ना। लाइफ में आदमी सोचता भी नहीं। बेशक ऐसा ही है। और जब मैंने सितारा इम्तियाज मुझे मिला था तो मुझे बड़ा फख्र था, और मेरे आंसू ऐसे आने शुरू हो गए थे। बड़े लोग मुझे मिल रहे थे आके, मैं कह रहा था यार मेरे भी पेरेंट्स होते और वो देखते कि मैं कहाँ पर अब खड़ा हुआ हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा हूँ, उनका नाम रोशन कर रहा हूँ। महमूद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मशहूर फैशन डिजाइनर थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके, आपके जिंदगी के बारे में जानकर और फैशन इंडस्ट्री के बारे में जानकर। जनाब और भी बातें करनी है, लेकिन यह वक्त तो है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।